जय हिंद एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। याद हो तो एक इलेक्ट्रॉन अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी कंडक्टर में ट्रेवल करता है, उसके पास एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी आता है, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंपली vd, which equals to minus e into capital E divided by m into tau, where tau is the average relaxation time, okay, where m is the mass of electron, which is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg, where value of E is simply 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, now अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में मूव कर रहा है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट जनरेट हो रहा होगा, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हमारे पास एक कंडक्टर है कुछ इस तरह से, ठीक है। कंडक्टर है, वायर है बेसिकली, इसको जूम करके अच्छे से देख रहे हैं हम लोग। तो अगर इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे रूम टेम्परेचर पे, इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करते हैं, तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन का मूव करना काफी नहीं है करंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, या तो वो लेफ्ट हैंड साइड मूव करे या तो वो राइट हैंड साइड मूव करे। तो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू करेंगे तो करंट जनरेट होगा। और कल की क्लास में हमने देखा था कि अगर आप यहां पोटेंशियल अप्लाई करते हैं V वोल्ट का और इसका लेंथ है L, अगर आप इस कंडक्टर जिसका लेंथ है L, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, और आप एक V वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑलवेज हायर टू लोअर, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे कंडक्टर में, इनका जो मोशन था किस डायरेक्शन में था, अभी हमने देखा Vd इज इक्वल्स टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। ये माइनस कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इनका मूवमेंट कुछ इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से होगा। किस तरह इनका मूवमेंट किस वेलोसिटी से होगा, तो Vd स्पीड से ये इस टर्मिनल से पास करते हुए इस टर्मिनल की तरफ जा रहे होंगे। किससे? Vd स्पीड से इस टर्मिनल से पास करते हुए इस टर्मिनल में जा रहे होंगे। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन के पास एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, जब डायरेक्शन है तो यहां पे करंट जनरेट होगा विच इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, विच इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, जो अभी तक हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा हुआ है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्या कह रहे हैं? जो टोटल चार्ज इस एंड से निकल रहे हैं पूरे इस एंड को क्रॉस कर रहे होंगे, वो चार्ज कितने समय में, तो टी टाइम में। ध्यान सुनिएगा, ये चार्ज कौन से हैं? इस कंडक्टर में टोटल चार्ज जो इस एंड से निकल रहे हैं और इस एंड से क्रॉस कर रहे हैं, कितने समय में, टी टाइम में। हमें पता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। यहां पर हम रिलेशनशिप डिराइव कर रहे हैं किसके बीच में, किसके बीच में, करंट I एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाकी सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि करंट I और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। अगर इसका डेरिवेशन नहीं देखा आपने तो लास्ट वीडियो में हमने जस्ट कराया, कल के वीडियो में, उसके बाद आप देख लेना, ठीक है। अब यहां देखते हैं T इक्वल टू क्या है, टाइम क्या है, टाइम कह सकते हैं कि यहां से यहां से क्रॉस करने में कितना समय लगा, यस और नो। तो समय कितना लगा, तो सर एक फॉर्मूला हमें पता है, विच इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब एक्सेलरेशन जीरो हो। ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं, जब एक्सेलरेशन जीरो हो। लेकिन सर आपने कल तो बताया था कि जब दो कोलिजन होते हैं उनके बीच में बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स लगता है, वहां पर एक एक्सेलरेशन जनरेट होता है, और वो एक्सेलरेशन होता है माइनस ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम। अगर इस इलेक्ट्रॉन के पास एक्सेलरेशन है तो क्या ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है क्या, क्योंकि ये फॉर्मूला का यूज करने का कंडीशन है आपका एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए। बात समझ में आ गया? अगर ध्यान से देखा जाए तो हमने दो कोलिजन के बीच का एक्सेलरेशन बताया था बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे, एवरेज में देखेंगे, तो नेट एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो होगा, नेट एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो होगा। इस कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन्स Vd स्पीड से लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं फॉर दिस कंडीशन, तो नेट एक्सेलरेशन ऑलवेज जीरो होगा। इसीलिए हम ये फॉर्मूला यहां पर यूज कर सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है। अब यहां पर जी स्पीड क्या, किस इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या वो Vd है, यस और नो। आप लिख दीजिए Vd।
डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, इस एंड से इस एंड तक जाने में कितने डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, तो एल लेंथ है कंडक्टर का, तो एल लेंथ को कवर कर रहे हैं विच इज एल, कितने टाइम में, टी टाइम में, यहां से हमारे पास टाइम आ जाता है विच इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, यानी अगर आप पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा Q अपॉन एल अपॉन वी डी। बहुत ही बेसिक सा, सिंपल सा, ठीक। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज होगा, एल अपॉन वी डी, ये तो आ गया, हमारा एक रिलेशन आ गया। अगर हमें ये मिल जाए कि इस पूरे कंडक्टर में कितना चार्ज होगा तो काम हमारा थोड़ा बन जाएगा। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको एक चीज और प्रोवाइडेड होगा, क्या? वो प्रोवाइडेड होगा स्मॉल एन। ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इसके बिना आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग, ठीक है। क्या प्रोवाइडेड होगा? स्मॉल एन। और ये स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब इस कंडक्टर के एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ये आपको मिलेगा। क्या इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोला जा सकता है? यस और नो, बस समझ में। तो एक यूनिट वॉल्यूम में अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जरा ध्यान से इसको देख के बताइए इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है। कंडक्टर एक सिलिंड्रिकल शेप का है, कंडक्टर एक सिलिंड्रिकल शेप का है, बेस एरिया है, लेंथ l, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर? सो दिस वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर विल बी सिंपली a into l, a into l, ठीक है। तो अगर एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो Al वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देन इट विल बी n into a into l, so this much number of electrons will be present in this conductor. Number of electrons, again this much number of electrons will be present in this conductor. Clear? Now हमें चाहिए क्या? चार्ज चाहिए। चार्ज हमसे क्या कहता है? चार्ज हमसे क्या कहता है? चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है? Ne, where n is the number of electrons, E into charge. So here in this conductor we have n into Al number of electrons into E. So total charge present in this conductor which is capital Q equals to NeAl. इसमें एक चीज ध्यान देना, ठीक है, एग्जामिनर खेलेंगे आपके साथ, किसके साथ? तो ये स्मॉल एन के साथ। स्मॉल एन हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है। क्वेश्चन में होता क्या है, कई बार तो आपको डायरेक्ट डेटा दे देगा फॉर बोर्ड एग्जाम, ठीक है। कई बार अगर ट्विस्ट करना भी चाहेंगे ना तो कंप्लीट वॉल्यूम में दे देंगे कि दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस वॉल्यूम, वॉल्यूम भी आपको दे देंगे। तो टू फाइंड एन आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उस वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो Q इक्वल टू हो गया NeAl। सो अगर मैं यहां पुट करूं तो I विल बी इक्वल टू Q की जगह पे NeAl अपॉन L अपॉन Vd। क्या L से L कैंसिल? यस और नो, यस और नो, कैंसिल हो गया। एनआरआ जो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया तो करंट की वैल्यू क्या हो गया? NeAVd। ये हमारे पास फाइनल रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, I इक्वल्स टू NeAVd, ठीक है। इसको पॉज करके आप लिख लीजिएगा। फिलहाल इसको रब करते हैं आगे। एक रिलेशन और देखेंगे, एक रिलेशन आपकी क्लास में और देखेंगे। बेसिकली ओम्स लॉ का डेरिवेशन है वो। डायग्राम को रहने देते हैं, ऐसे के आसपास करेंगे। चलिए, ओम्स लॉ क्या कह रहा है हमारे पास? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड उसके बाद से क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे यहाँ पर, रहने देते हैं इसको। चलिए सुनिएगा, अब सुनिए। I इक्वल्स टू क्या हमारे पास? NeAVd, ठीक है। अगर मैं Vd की वैल्यू यहां से ले लूं मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो क्या कह सकता हूं? I विल बी सिंपली इक्वल्स टू NeA, in place of Vd we can write the magnitude of Vd, the magnitude of Vd we can write E into capital E upon m into tau, E into capital E upon m into tau, okay. But we know that resistance is equals to simply V upon I. So we have here I, where is V? So we know that from second chapter electric field E is equals to simply V upon L. इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस दिस कंडक्टर एंड द लेंथ, सो दैट इज E इक्वल टू V अपॉन L। अगेन इसको हमने मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिया है, ठीक है। Vd को भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, E इक्वल टू V अपॉन L को भी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो यानी E की जगह क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू NeA
इसको स्क्वायर कर देते हैं, एन स्क्वायर हो गया, एन स्क्वायर ए, ई की जगह हमने लिख दिया वी अपॉन एल, मास पहले से यहीं पर था, टाउ हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, v को डिनोमिनेटर में लेकर आइए तो ये हो जाएगा i अपॉन v विच इज इक्वल टू एन ए स्क्वायर ए, v इधर आ गया, टाउ यहां बचा, नीचे ml बचा। क्या i अपॉन v रेजिस्टेंस होता है क्या? नहीं, रेजिस्टेंस क्या होता है? तो r इज इक्वल टू v अपॉन i रेजिस्टेंस होगा, और अगर इसको रिवर्स कर दें तो ये हो जाएगा ml अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास रेजिस्टेंस का एक और एक्सप्रेशन है, कौन सा एक्सप्रेशन है? विच इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, रो इंटू एल बाई ए। अगर कंपेयर किया जाए तो क्या कह सकते हैं? दिस m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ रो को रिप्रेजेंट करेगा, एंड दिस विल बी m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। अगर ध्यान से सोचा जाए तो रो को क्या बोलते थे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बोलते थे, और हमने ये भी देखा था कि रो कंडक्टर के लेंथ को स्ट्रेच करने या कंप्रेस करने के दशा में ये चेंज नहीं होता है। ये प्रॉपर्टी किसका? मटेरियल का। अगर आप मटेरियल चेंज करेंगे तभी रो चेंज होगा, क्लियरली यहां से विजिबल है। m क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंप्लीटली मटेरियल पर डिपेंडेंट है। e क्या है? नॉर्मल e की वैल्यू। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। हर मटेरियल का अपना अलग अलग एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा। जब एक बार वैल्यू आप यहां देखते हैं तो आपको क्या लगता है? रो फिक्स है किसी भी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, उस मटेरियल को पीटिए कुछ भी करिए, उसकी रो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट ही होगा। बात समझ में आ गया? रो एक तरह से बोलते हैं ना, ई ट्रिपल एक्स टाइप का है डिफरेंशिएशन, मतलब अगर मटेरियल चेंज करेंगे तभी वो चेंज होगा। ई ट्रिपल एक्स का डिफरेंशिएशन ई ट्रिपल एक्स, ई ट्रिपल एक्स का इंटीग्रेशन ई ट्रिपल एक्स, कांस्टेंट को छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए। ठीक है, तो रो कुछ इस टाइप का है हमारे पास। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत? एक बेसिक न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व करते हैं, थोड़ा वीडियो पॉज करते हैं, एक बेसिक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस पे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं उसी टॉपिक पर बेस्ड, प्रीवियस ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है अपना। ठीक है, बोर्ड का क्वेश्चन धीरे धीरे करते जाएंगे तो बोर्ड की प्रैक्टिस भी अच्छे से होती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट, या स्पीड लिखा हुआ है, साइन कर रहा है, तो कुछ करेंगे, देखते हैं क्या होता है। एस्टिमेट द एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारे पास है A इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, कैरिंग अ करंट ऑफ 2.7 एम्पियर, तो करंट यानी I की वैल्यू हमारे पास है 2.7 एम्पियर। ठीक है, अगर देखा जाए तो एज्यूम द डेंसिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पर ये दिया है 9 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, तो ये किसकी वैल्यू है? स्मॉल n की वैल्यू है, विच इज 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, ठीक है, हमसे पूछा गया है एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड पूछा गया है, विच इज वीडी। हमसे ये पूछ रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड अगर बोलता है या एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड बोलते हैं, किसी भी केस में आप लास्ट वीडियो देखना, दोनों का मतलब सेम ही है। ठीक है, अब वीडी पूछना है, हमारे पास डेटा दिया हुआ है I A N और वीडी हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर करंट और वीडी दिख रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे? रिलेशन लिखेंगे I इक्वल्स टू NEAVD। आज के क्लास में रिलेशन हमने देखा है। अब I की वैल्यू पुट करिए यहाँ पे 2.7 एम्पियर, N हमारे पास है कितना? 9 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विच इज 2.5 इंटू 10⁻7 मीटर स्क्वायर इंटू वीडी। जरा इसको एडजस्ट कर लेते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है ना, तो बोर्ड में डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आएंगे, बहुत हल्का सा अगर ट्विस्ट करना भी चाहेंगे ना तो इस n के साथ खेलेंगे बस। बाकी अगर डायरेक्ट फॉर्मूला को पता है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर इसको एडजस्ट किया है तो VD विल बी सिंपली इक्वल्स टू 2.7 एम्पियर इन द न्यूमरेटर, इन द डिनोमिनेटर इट विल बी 9 into 10⁻28 पर मीटर क्यूब। नाउ it will be 1.6 into 10⁻19 coulomb into 2.5 into 10⁻7 मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा यूनिट को समझते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो जो भी होगा अल्टीमेट में तो वेलोसिटी ही तो है, देन इसका यूनिट क्या आना चाहिए? मीटर पर सेकंड आना चाहिए। एक रिकमेंडेशन है, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो एसआई यूनिट को हमेशा साथ में लेकर सॉल्व करें, हमेशा। अगर बोर्ड में आप इस तरह से एसआई यूनिट को साथ में लेकर सॉल्व करते हैं, नंबर्स जो मिलने की पॉसिबिलिटी है इंक्रीज हो जाती है, कहीं भी कटने की पॉसिबिलिटी मिनिमम हो जाती है। तो अगर देखा जाए यहाँ पर तो
यहाँ पर कूलॉम है या एम्पियर है। अगर मैं एम्पियर की बात तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। तो एम्पियर विल बी फॉर आई एम्पियर, फॉर क्यू कूलॉम, फॉर टी सेकेंड। यानी एम्पियर को क्या लिख सकते हैं, कूलॉम पर सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा देते हैं, उसके यहाँ लिखते हैं कूलॉम और नीचे सेकेंड लेते हैं तो यहाँ सेकेंड आ गया। देखिएगा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया, केवल एक एम बचा। ठीक है, कूलॉम से कूलॉम गया। ठीक है, कोई और नहीं बचा। फिर यार लास्ट में क्या होता है, नाराज होकर एम पे वापस चला जाएगा। अब कैंसिलेशन में अगर देखा जाए यहाँ पर तो 28 है पावर में, 10 की पावर 28, 10 की पावर -90, 10 की पावर -7। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो -19 + 7 कितना, एक दे देंगे 20, 6 दे देंगे 26, तो -26 और +28, -26 + 28, 10 की पावर 2 हमारे पास आंसर आएगा। ये हो जाएगा 2.7 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 1.6 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 2। 9 हो गया, 1.6 हो गया, 2.5 हो गया, 10 टू द पावर 2 भी हो गया। ठीक है, मीटर ये ऊपर चला ही गया था तो अल्टीमेटली यूनिट आ गया मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कैंसिल अगर किया जाए तो कितने टाइम जाएगा, 3 टाइम जाएगा, विच इज 0.3। ओके, 0.3 से इसको कैंसिल कर देंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये जगह 3 अपॉन ये वाला पोर्शन हटा देते हैं, जरा आगे सॉल्व करके देखते हैं। देखिएगा यहां से हमारे पास VD आ जाएगा सिंपली 3 अपॉन 1.6 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर 2। ठीक है, 0.6 1.6 अगर ये पॉइंट हटाएंगे इसके पास एक 0 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऊपर लेकर जाइए तो ये हो जाएगा 30 अपॉन 16 इंटू 25 इंटू 10 टू पावर -2। ओके, 10 टू द पावर -2। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 5 टाइम्स 6 टाइम्स 3 8। ठीक है, अल्टीमेटली आएगा 3/40 इंटू 10 टू पावर -2। इसको ऊपर भेज दीजिए तो -3 मीटर पर सेकंड ऐसा यूनिट आया था। 3/4 क्या आ जाएगा, 0.75 इंटू 10 टू पावर -3 है तो इसको मिली लिख देते हैं, तो 0.75 मिलीमीटर पर सेकेंड। दिस इज आवर फाइनल आंसर फॉर डेप्थ टू वेलोसिटी। बोर्ड में अगर देखा है तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी टफ नहीं है ज्यादा, अगर आप परेशान ना हो तो। पैनिक नहीं करेंगे तो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी टफ नहीं है, बहुत इजी फ्लो में कैलकुलेशन होता है। बस सिंपली वो ये चेक करना चाहेंगे क्या आपका फॉर्मूला पता है और क्या अप्लाई करते समय आप पैनिक तो नहीं कर रहे हैं। ओके, सो आज तक ये रिवीजन टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।